नमस्कार। अगर आप लेन्वाटिनिब नाम की टैबलेट लेने वाले हैं तो इस वीडियो में समझिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने पेशेंट पर्सपेक्टिव के लिए और पेशेंट पर्सपेक्टिव से बनाई है। बहुत ज़्यादा जार्गन नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन वो डिटेल जो पेशेंट के लिए यूज़फुल है, वो क्वेश्चंस जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं उस तरीके से बनाई है। आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले लेन्वाटिनिब होती क्या है। लेन्वाटिनिब एक टैबलेट है जो कई तरह के कैंसर्स में काम आने लगी है, जैसे थायराइड कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर और भी कई कैंसर्स हैं जिसके अंदर ये काम आती है। इस गोली को चालू करने से पहले हम कुछ बेसलाइन टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ECG, थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि इस गोली से इन सब लैब रिपोर्ट्स के अंदर कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ कमी, कुछ ऊपर हो सकता है। ये कीमोथेरेपी की टैबलेट नहीं है। इसके लिए कीमोथेरेपी से कुछ लोग जो डर जाते हैं, ये टैबलेट नहीं लेते हैं, वैसा नहीं है। इसके कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अभी लेन्वाटिनिब को जैसे हम बताएं, हम मतलब कैंसर डॉक्टर वैसे ही लें, क्योंकि कभी कभी लेन्वाटिनिब हम 8 mg देते हैं, कभी 12 mg देते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी देते हैं, वज़न के हिसाब से, पेशेंट की फिटनेस के हिसाब से। हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने हिसाब से डोज ऊपर नीचे ना करिए। जैसे हमने एक साथ अगर 3 गोली लेने के लिए बोला है तो वैसे ही लें। अपने हिसाब से उस 3 गोली को दिन में 3 बार स्प्लिट ना करें। अब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, खाने के साथ लेना है, खाने के बिना लेना है, खाली पेट लेना है। कैसे भी लीजिए, ये इसका इंटरेक्शन फूड के साथ नहीं है। इसके लिए आप खाली पेट या भरे पेट के साथ भी ये टैबलेट ले सकते हैं। अब लेन्वाटिनिब लेना भूल गए तो क्या करना है। अगर आप 12 घंटे के अंदर अंदर याद आ गया कि अरे आज की टैबलेट भूल गया, मुझे टैबलेट लेनी है, आप अपनी आज की डोज ले सकते हैं। 12 घंटे से ज़्यादा लेट हो गए तो आज की डोज मिस कर दीजिए। डोंट वरी, लेन्वाटिनिब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। लंबे समय तक आपके शरीर में रहती है। आप एक डोज मिस करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग आ गई तो, अगर वैसे तो लेन्वाटिनिब से ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं आती है, लेकिन अगर वॉमिटिंग आ भी गई, खाने के विदिन 30 मिनट्स अगर वॉमिटिंग आ गई तो आप वो गोली रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 मिनट्स के बाद वॉमिटिंग आई है तो कंसीडर करिए कि कुछ टैबलेट का हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ है और वापस से डोज रिपीट ना करें। लेन्वाटिनिब कीमोथेरेपी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी फर्टिलिटी के ऊपर असर डाल सकती है। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो मेरे नज़र में लाइए, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में कवर किया है। बेस्ट है आप ड्यूरिंग इस पीरियड जब आप लेन्वाटिनिब ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करें, लाइक बैरियर मेथड से, लाइक कॉन्डम या डायफ्राम यूज़ करके। अगर आपका स्पाउस हार्मोनल पिल ले सकते हैं तो वो मेथड भी आप कर सकते हैं। सेक्सुअल फंक्शन में फ़र्क नहीं आता, यू कैन स्टिल डू नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन, लेकिन फर्टिलिटी में हो सकता है असर आ जाए। अभी तक आप समझ गए होंगे ये दवा सिंपल दवा नहीं है। इसके लिए लेन्वाटिनिब को आपकी नॉर्मल जो शेल्फ होती हैं, जहाँ घर में सब दवाइयाँ रखते हैं, वहाँ मत रखिए। हो सकता है बच्चे गलती से इसको खा लें, या बूढ़े लोग कभी कभी कन्फ्यूजन में देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते और इसको खा लें, उनको नुकसान हो सकता है। इसको सेपरेट रखिए। कहाँ रखें? ह्यूमिडिटी और सन से बचा के कोल्ड ड्राई एरिया में इसको रखना है। लेन्वाटिनिब से कभी कभी कुछ लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए अगर आप कोई ऐसी सुपरफिशियल सर्जरी या प्लांट सर्जरी कराने वाले हैं, जैसे कैटरेक्ट की या डेंटल सर्जरी या फिर कोई मोल रिमूवल वगैरह जिसमें थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है, तो अवॉइड करिए, या लेन्वाटिनिब को करीब 3 से 5 दिन के लिए बंद करके आप ये सर्जरी करा सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं और उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग।
वैसे लेन्वेटिनिब से बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग जैसे कीमोथेरेपी में आपने सुना होगा वैसा नहीं होता है। फिर भी अगर हो तो आप ओंडासेट्रॉन 4 mg कि दिन में 3 बार लेने से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने सभी पेशेंट्स को ओंडासेट्रॉन प्रोफाइलेक्टिकली देता हूं जब भी मैं लेन्वेटिनिब लिखता हूं, जितनी भी डोज लिखी हो। अगर आपको बिल्कुल भी नोजिया वॉमिटिंग नहीं हो रहा है तो आप ओंडासेट्रॉन अपने हिसाब से कम करके SOS बेसिस, मतलब जब ज़रूरत पड़े, जब ऐसी फीलिंग हो तब ले सकते हैं। लेन्वेटिनिब से कभी कभी किसी को स्किन रैशेस, ड्राई स्किन, ये सब हो सकता है। इसके लिए बेस्ट है कोकोनट ऑयल की मसाज। अगर वो आपको नहीं सूट करता है या नहीं कर सकते हैं किसी कारण से तो कैलामीन लोशन लगा सकते हैं। अननेसेसरी बेटनोवेट, स्टेरॉइड्स या और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने जैसा कहा कि ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग कभी हो सकती है, तो इस सिचुएशन में आपको नाक पिंच करके इस तरीके से बैठना चाहिए। करीब 10 मिनट तक पिंच रखिए। प्रेशर से ब्लीडिंग अपने आप कंट्रोल हो जाती है। जो ब्लड अगर आ रहा होता है वो गले से, ध्यान रखिए सांस की नली में नहीं, फूड पाइप में उस ब्लड को स्वेलो करिए। ब्रीथ करते वक्त लंग्स में नहीं जाना चाहिए। अगर 10 से 20 मिनट बाद भी अगर आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। हो सकता है आपके प्लेटलेट कम हो या कोई और कारण हो, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना। लेन्वेटिनिब से कभी कभी लूज मोशन हो सकते हैं। लूज मोशन अगर थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत मतलब एक दिन में 3 से कम, तो आप कंजर्वेटिवली लूज मोशन कम करने वाली दवाएं जैसे लोप्रामाइड, इमोटिल या फिर रेस्क्रोटेडिल करके बहुत सारी कंपनीज हैं, एनफ, AD100, ये सब लेके दिन में 2-3 बार कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो दवाई को कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए और लोअर डोज पे हमें चालू करना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आपको लूज मोशन हो रहे हैं, प्लीज़ खाना पीना बंद मत करिए, बल्कि आपको और ज़्यादा फ्लूइड लेने की ज़रूरत है। जो फ्लूइड बॉडी से लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ORS आप ले सकते हैं। हर लूज मोशन पे करीब 100 ml ORS आपको पीना चाहिए। रेयरली ही किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर हो तो आप ओवर द काउंटर अवेलेबल बहुत सारे सिरप्स आते हैं जैसे लैक्टुलोज करके, सिरप लूज करके, वो आप ले सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। अभी लेन्वेटिनिब का एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट है बीपी बढ़ जाना। स्पेशली अगर आपको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर है तो बीपी और बढ़ सकता है। इसके लिए टैबलेट शुरू करने के फर्स्ट फ्यू वीक्स में करीब 1 या 2 महीने हर हफ्ते एक बार बीपी चेक कराइए। अगर आपका बीपी कॉन्स्टेंटली सेम है, नहीं बढ़ रहा है, तो आप महीने में एक बार बीपी करा सकते हैं। अगर बीपी एक ज़रूरत से लेवल से ज़्यादा जा रहा है, आपके लोकल डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन आपके बीपी मेडिकेशंस को ऊपर डोज बढ़ाना पड़ सकता है, वो आप ज़रूरी है। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम बेसलाइन ECG भी कराते हैं। सो लेन्वेटिनिब चालू करने के बाद हार्ट की एक रिदम होती है जो वो जिस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो कभी कभी इस रिदम में एक तरह का एक स्लोनेस आ जाती है जिसको हम QTC प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं। ये पेशेंट खुद को नहीं बता पाता है कि मेरे हार्ट का पंपिंग में चेंजेस आए हैं, लेकिन जब हम फॉलो अप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ECG वापस रिपीट करते हैं, उस दौरान हम डॉक्टर्स देख सकते हैं कि हाँ QTC प्रोलॉन्गेशन हुआ है और आपकी डोज कम करनी पड़ सकती है, या आप ऐसी दूसरी ड्रग्स ले रहे हो जिसके कारण QTC प्रोलॉन्गेशन हो रहा हो। एग्जाम्पल कोई एंटीफंगल ले रहे हो तो वो दवाइयाँ हमें बंद करनी पड़ती हैं। लेन्वेटिनिब लेते लेते एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है सोर माउथ या माउथ अल्सर्स का। इसमें एक जगह अल्सर नहीं आता, पूरे माउथ में जो स्किन होती है लाल हो जाती है और अल्सर जैसी फीलिंग आती है। इस सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है माउथ हाइजीन, और ये माउथ हाइजीन बेस्ट है अगर आप घर में बने हुए नॉन अल्कोहल बेस्ड माउथ गार्गल करें। 150 ml गर्म पानी वार्म वाटर के साथ 1/4 बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा के साथ 1/4 चम्मच कॉमन सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, ये गार्गल करके मुंह को साफ रखने से बेस्ट है। अल्कोहल बेस्ड
माउथ गार्गल्स जैसे लिस्ट्रीन या क्लोरहेक्स वगैरह यूज़ करके जलन हो सकती है। ऐसा खाना पीना जिसके कारण जलन होती है, बहुत गर्म, बहुत तीखा या पंजेंट, जैसे वासाबी क्रीम, वासाबी चटनी, वो अवॉइड करने चाहिए आपको। इसके अलावा ब्रश करते वक्त बहुत रगड़ के ब्रश ना करिए, स्मूथ रखिए। बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर है तो आप उंगली के ऊपर भी टूथपेस्ट लगा के ब्रश कर सकते हैं। लेनमेटेनिब का एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है हैंड फुट रिएक्शन। इसके अंदर हाथों की और जो सोल्स हैं, तलवे हैं, इसकी चमड़े लाल लाल सी, जैसे किसी कोई गर्म चीज़ छू ली हो वैसी फीलिंग आती है, या सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, कड़क हो जाती है, और उसके कारण ये जो हमारी क्रीज है या ये जो स्किन पतली है वहाँ पे कट्स आ सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। यूरिया बेस्ड क्रीम, जिसके अंदर यूरिया है, नॉर्मल वैसलीन या नॉर्मल कोल्ड क्रीम इसमें इतनी सहायता नहीं करती है। यूरिया बेस्ड क्रीम एग्जाम्पल हाफूस HAFOOS या जरीना XERINA, इस तरह के क्रीम लगाने के बाद आपको ऑक्लूडिंग ड्रेसिंग, मतलब इसको कोई थैली से रैप करना है। वो क्रीम रात भर इन हाथों और पाँव में रहने से ये जो चमड़ी बहुत हार्ड हो चुकी है वो नरम पड़ने लगती है। लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं, क्रीम लगाते हैं या तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाते हैं, लगाया नहीं लगाया बराबर, या लगाने के बाद इधर छूते हैं, कपड़ों पे पोंछ लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, काम नहीं होता। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आप ज्वेलरी पहन रहे हैं जो टाइट फिटिंग है, जैसे कोई रिंग है या कुछ ऑर्नामेंट्स हैं या पाँव में कुछ बिछुए हैं, वो आप अवॉइड करिए। वो इंजरी करके स्किन ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हाथ या पाँव धोना, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से हाथ या पाँव धोना, वो नहीं करिए। इसके बाद भी अगर बहुत तकलीफ़ होती है तो अपने डॉक्टर मुझसे बताइए कि क्या किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने पे कुछ दिन के लिए दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, लेनमेटेनिब बंद कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने बताया था कि ब्लीडिंग के चांस बढ़ सकते हैं, जैसे डेंटल ब्लीडिंग। ये इसलिए होता है कि प्लेटलेट कम हो सकते हैं लेनमेटेनिब से। प्लेटलेट का फंक्शन होता है जो ब्लड हमारा बह रहा है, अगर वो कहीं से लीक हो तो क्लॉट बन जाए। अगर आप ऐसी कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं हार्ट की, जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल या वारफेरिन या फिर हेपरिन या सिमिलर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा हैं। इस सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए रिस्की एक्टिविटीज़ जिसके अंदर ब्लीडिंग हो सके, जैसे सब्जी काटते वक्त, ड्रिल मशीन या कोई हार्डवेयर का काम करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रश करते वक्त भी टूथब्रश बहुत सॉफ्ट बच्चों वाला टूथब्रश यूज़ करें, हार्ड ब्रश यूज़ ना करें। और अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं जो ब्लड थिनर्स हैं, प्लीज़ खुद से मत बंद करिए। अपने कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन या मुझे बताइए, अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, हम उनकी डोज एडजस्ट करेंगे। इन सब साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कुछ नॉट सो सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी जो चिंताजनक नहीं है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, उससे आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन हाँ बॉदरसम होते हैं। जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हेडेक रहना या जॉइंट पेन्स रहना, मसल पेन रहना, जैसे बहुत काम करने के बाद शरीर थका हुआ रहता है, टायर्डनेस हो सकती है, कभी कभी जॉइंट्स में कोई स्वेलिंग आ जाए या माउथ का टेस्ट सेंसेशंस चेंज हो जाए, तो आप मीठा खाएं मीठा नहीं लगे, मिर्ची खाएं मिर्ची नहीं लगे। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली कंजर्वेटिवली मैनेज करने होते हैं, इसके लिए बहुत चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हेडेक हो रहा है तो कोई पैरासीटामोल ले लिया, थकान हो रही है तो रेस्ट कर लिया। मेरी एक सेपरेट वीडियो है कैसे मैनेज करें कीमोथेरेपी या कैंसर के दौरान होने वाली थकान को, उस टॉपिक पे मैंने डिटेल में उस वीडियो में कवर कर रखा है। बट आपको अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा थकान किस टाइम हो रही है, उस दौरान ज़रूरी चीज़ें ना करें। और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो आप हाथ या जो वो हिस्सा जहाँ पे स्वेलिंग हुई है उसको
ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा करके रख कर स्वेलिंग कम कर सकते हैं। अगर टेस्ट सेंसेशन चेंज हो गए हैं तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है, डिटेल में मैंने कवर किया है कि ये जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि माउथ का टेस्ट चेंज हो गया है, मीठा मीठा नहीं लगता है, तो मैं क्या खा के कर सकता हूँ। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि ऐसे टेस्ट एक्सप्लोर करिए जो आपने पहले नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं चॉकलेट्स नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। अब अगर मैं इस तरह के कुछ दवाइयाँ ले रहा हूँ तो नॉर्मली मैं नमकीन खाता हूँ, लेकिन नमकीन का मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो मुझे जो नए फ्लेवर्स हैं जो मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं किए थे मीठा, तो वो मुझे एक्सप्लोर करने चाहिए। उसी तरह आप नए टेस्ट एक्सप्लोर करिए, नई डिशेस एक्सप्लोर करिए, जो चीज़ आप पहले नहीं खाते थे वो आप ट्राई करिए। और कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे हेयर लॉस होना, ये भी एक क्लिनिकली बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेशेंट के लिए हो सकता है ज़रूरी हो, क्योंकि लुक्स आर इम्पॉर्टेंट। इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो सेपरेट बना रखी है, हेयर लॉस से कैसे मैनेज करना है, क्या कर सकते हैं, और न केवल यहाँ का हेयर लॉस, आईब्रोज़ का हेयर लॉस, ये सब मेरी पाठशाला प्रोग्राम पे आप देख सकते हैं। अब किस सिचुएशन के अंदर लैनमाटिनिब लेते लेते आप इमरजेंसी में मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने कैंसर डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर सकते हैं, वो है कि सडनली आपको एक तरफ वीकनेस होने लग जाए, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि लैनमाटिनिब से अंदर ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट बन सकता है। एकदम से आपको हार्ट के ऊपर रिदम लगे कि गड़बड़ हो रही है, हार्ट ठीक से नहीं कर रहा, अनकंट्रोल्ड हेडेक हो रहा है, जो हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायरिया हो जाए तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप काफ़ी हद तक कंजर्वेटिवली दवाइयाँ लेकर, या जैसे साइड इफ़ेक्ट हुआ चमड़ी का लोशन लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन इमरजेंसी लेवल पे अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। सो आशा है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि लैनमाटिनिब कोई बहुत डेंजरस दवाई नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज किए जा सकते हैं। अगर ये आप और डेप्थ में लैनमाटिनिब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पेशेंट की पाठशाला के में एनरोल करिए। मैंने और भी डेप्थ में ये वीडियोस बनाए हैं आपकी सहूलियत के लिए। जो पेशेंट इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं या जो साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।